नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पश्चिम बंगाल में तीसरे दौर के लिए 62 सीटों पर वोटिंग जारी। मतदान केंद्रों पर सुबह से भारी भीड़। 418 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद उत्तराखंड में सियासी सरगर्मी तेज। कांग्रेस विधायकों की राज्यपाल से मुलाकात। कहा, राष्ट्रपति शासन हटाने पर पहले मिले सरकार बनाने का मौका। विजय माल्या की मुश्किलें बढ़ी। चेक बाउंस मामले में दोषी करार। ताजा गैर जमानती वारंट जारी। 5 मई को सजा का ऐलान। बढ़ते पारे से गहराया सूखा संकट। कांग्रेस की पीड़ित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने की मांग। केंद्र ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। ओडिशा के कई इलाकों में पारा 46 के पार। कुपवाड़ा के लोलाब में मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। सुरक्षा बलों का अभियान जारी। बात विधानसभा चुनाव की सबसे पहले करेंगे। पश्चिम बंगाल में तीसरे दौर के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। गर्मी की वजह से मतदाता सुबह से ही वोटिंग को तरजीह दे रहे हैं। तीसरा दौर पश्चिम बंगाल में सबसे महत्वपूर्ण है। सीटों के लिहाज से इस दौर में सबसे ज्यादा 62 सीटें हैं। इनमें बर्धमान, मुर्शिदाबाद, नादिया जिले और उत्तर कोलकाता की सीटें शामिल हैं। इस दौर में 3400 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिए चुनावी क्षेत्रों में केंद्रीय अर्धसैनिक बल के 75,000 जवानों समेत 1 लाख सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। इस दौर में प्रमुख उम्मीदवारों में तृणमूल कांग्रेस सरकार के मंत्री शशि पांजा और साधन पांडे, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा, 5 बार कांग्रेस के विधायक रहे मोहम्मद सोहराब शामिल हैं। और आइए सुनते हैं कि वोटिंग को लेकर मतदाता क्या कह रहे हैं। नया जो हम लोग कर लीजिए, नया जो यंग जनरेशन जो है, यंग जनरेशन बहुत सेटिस्फाइड है कि नया कुछ होगा। उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी सब लोगों की एक ही बात है, नेताजी काम कीजिए, अपनी सब उन्नयन के लिए काम कीजिए। जब वोट देता है तो सरकार मतलब जो गरीब लोग है उसको थोड़ा ख्याल रखे। तीसरे दौर में कुल 1,37,42,000 वोटर हैं। इनमें से 71,33,978 पुरुष और 65,79,218 महिला वोटर हैं। 28,645 सर्विस मतदाता हैं, जबकि 159 अन्य श्रेणी के मतदाता शामिल हैं। और उम्मीदवारों की अगर बात करें तो उस दौर में कुल 418 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है, जिनमें से 34 महिला उम्मीदवार हैं। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी ने सभी 62 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस के 26 और सीपीएम के 38 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। सबसे ज्यादा 12 उम्मीदवार मुर्शिदाबाद जिले की दोमकल और जालांगी सीट पर हैं, जबकि सबसे कम 3 उम्मीदवार बर्धमान जिले की बर्धमान दक्षिण और गालसी सीट पर किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव आयोग ने इस दौर में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की है। इस दौर के मतदाताओं के लिए 16,461 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। आयोग ने 18,930 ईवीएम मशीनों की व्यवस्था की है। इस बार 1,214 मशीनों में वीवीपीएटी की सुविधा भी मतदाताओं को दी जा रही है। अब कुछ और अहम खबरें। एक तरफ उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर कल राजनीतिक गहमा गहमी देखी गई। राष्ट्रपति शासन हटाए जाने की आशंका के मद्देनजर कांग्रेस ने राज्यपाल से मुलाकात करके बहुमत का दावा किया। साथ ही कहा कि पार्टी सरकार गठन के लिए हमेशा तैयार है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को लेकर सियासी हलके में भी सरगर्मी देखी गई। कांग्रेस और पीडीएफ नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के पॉल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति शासन हटाए जाने की सूरत में सरकार बनाने का न्योता सबसे पहले कांग्रेस को मिलना चाहिए। तो हम विधानसभा के बहुमत सिद्ध करने के लिए हमेशा तैयार हैं, क्योंकि बहुमत हमारे साथ है। और आज भी हमने ये निवेदन किया है कि राष्ट्रपति शासन के वो होने पर सबसे पहले हमको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए।
कांग्रेस को आशंका है कि पार्टी के बागी विधायकों के समर्थन से गैर कांग्रेस सरकार का गठन करने के लिए केंद्र राष्ट्रपति शासन हटा सकती है। ये चर्चा में है, जिस तरीके से विजयवर्गीय आदि ने कहा है उससे इस तरीके की बातों को बहुत बल मिला है। इससे पहले दिल्ली से लेकर उत्तराखंड के बीजेपी नेताओं ने इस बात के साफ संकेत दिए कि वो सरकार बना सकते हैं। आज भी हमारे पास बहुमत मौका मिला तो हम फ्लोर पे बहुमत सिद्ध करेंगे। हमारे सीनियर लीडर जब बयान दे रहे हैं दिल्ली से, तो ये समझना चाहिए कि हमारी पक्की तैयारी है, पूरी तैयारी है। अगर गवर्नमेंट बनाने का मौका मिलता है तो सरकार बनाएंगे। केंद्र सरकार ने संवैधानिक तंत्र की विफलता का हवाला देते हुए राज्य में 27 मार्च को राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। फिलहाल मामला अदालत में है और उत्तराखंड हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच उत्तराखंड हाईकोर्ट ने केंद्र को परोक्ष रूप से आगाह किया कि राष्ट्रपति शासन को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाए जाने तक इसे वापस न लिया जाए। कोर्ट ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार हमें उकसाने की कोशिश नहीं करेगी। सुनवाई के दौरान कल अदालत ने कहा है कि राष्ट्रपति के फैसलों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान राष्ट्रपति के फैसले की न्यायिक समीक्षा का मामला भी उठा। केंद्र सरकार ने दलील दी कि राष्ट्रपति के फैसले अदालती समीक्षा से ऊपर हैं। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि लोगों की राय गलत हो सकती है और इसमें राष्ट्रपति के साथ न्यायाधीश भी शामिल हैं। सो राष्ट्रपति शासन से जुड़े फैसले की अदालत समीक्षा कर सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्यपाल की ओर से राष्ट्रपति को भेजी गई रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया था कि 35 विधायकों ने वोटिंग की मांग की थी। इसमें इसका जिक्र नहीं था कि कांग्रेस के 9 बागी विधायक भी मत विभाजन के पक्ष में थे। There is a political process. There is an institutional respect that will exist between all the various institutions because that's the constitutional scheme. In the constitutional scheme, everything is fixed and determined in its own particular way. And wherever anything goes contrary to that, the courts naturally would intervene and would give a pronouncement of a judgment. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता हरीश रावत ने केंद्र के इरादों पर संदेह जताया। उनकी दलील थी कि इस मामले में कोर्ट का फैसला आने से पहले राष्ट्रपति शासन हटाया जा सकता है। इस पर कोर्ट ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार हमें उकसाने की कोशिश नहीं करेगी। जो स्टेटमेंट केंद्र सरकार के वकीलों का था कि इस दौरान कुछ भी नहीं किया जाएगा जब तक ये मामला सुनवाई में है, वो बदलना नहीं चाहिए। और उच्च न्यायालय ने ये बड़ा स्पष्ट किया कि अगर वो पूरा मामला बदलता है, सच्चाई जमीनी बदलती है इस दौरान, तो वो सही नहीं होगा संवैधानिक रूप से। इस मामले में गुरुवार को सुनवाई पूरी हो सकती है और कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रख सकती है। 2 दिनों की सुनवाई के दौरान भी हाई कोर्ट ने कई कड़ी टिप्पणियां की हैं। सोमवार को कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति शासन के जरिए लोकतंत्र की जड़ें काटी जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। शराब कारोबारी और किंगफिशर के मालिक विजय माल्या की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हैदराबाद की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में माल्या को दोषी करार दिया है। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने माल्या के खिलाफ 50 लाख रुपए के 2 चेक बाउंस होने का केस किया था। बुधवार को लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने माल्या और बाकी लोगों को दोषी करार दिया। इसके पहले 13 मार्च को विजय माल्या के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। कोर्ट ने पुलिस को माल्या को 13 अप्रैल तक पेश करने के आदेश दिए थे। हालांकि विजय माल्या पिछले महीने ही देश से बाहर चले गए थे। कोर्ट ने विजय माल्या के खिलाफ ताज़ा गैर जमानती वारंट जारी करके उन्हें 5 मई तक अदालत के सामने पेश होने का आदेश दिया है। GMR के वकील के मुताबिक अदालत 5 मई को सजा सुना सकती है। इस मामले में अदालत ने किंगफिशर के पूर्व चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर A. रघुनाथन को भी दोषी करार दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने तेज विकास से उपजी खुशफहमी के खिलाफ आगाह किया है। रघुराम राजन ने कहा कि अभी कम से कम 20 साल तक तेजी से बढ़ना होगा, तभी आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। राजन बुधवार को पुणे में आयोजित राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान के दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। रघुराम राजन के इस बयान को हाल ही में दिए गए अंधों में काना राजा के बयान पर सफाई के तौर पर देखा जा रहा है। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने बुधवार को कहा कि विकास के रास्ते पर अभी लंबा सफर तय करना है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक के गवर्नर के नाते उन्हें व्यवहारिक सोच सामने रखनी होगी, इसलिए वो इस खुशफहमी का शिकार नहीं हो सकते कि भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। As a central banker who has to be pragmatic, I cannot get euphoric if India is the fastest growing large economy. Our current growth certainly reflects the hard work of the government and the people of the country.
But we have to repeat this performance for the next 20 years. रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि ऐसे देश की है जिसने अब तक क्षमता से कम प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति जीडीपी के आधार पर हम ब्रिक्स देशों में सबसे गरीब हैं और हमें इस अवधारणा को बदलना होगा। We cannot get carried away by our current superiority in growth, for as soon as we start believing in our own superiority and start distributing future wealth as if we already have it, we stop doing all that is required to continue growing. उन्होंने कहा कि 1960 में चीन भारत से पीछे था, लेकिन आज उसकी अर्थव्यवस्था भारत से 5 गुना बड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सेना और वायुसेना के बाद अब नेवी में भी महिला अधिकारी मोर्चा लेती नजर आएंगी। भारतीय नेवी में 7 महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन दिया गया है। इन 7 महिला अधिकारियों को 2008-2009 में नेवी में शामिल किया गया था। तब से एजुकेशन और नेवल कंस्ट्रक्टर कैडर में थीं। इससे पहले नेवी में 51 महिला अधिकारियों को ऑब्जर्वर के तौर पर रखा जा चुका है। ये महिलाएं मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट पर सेवाएं दे रही हैं। नेवी से पहले भारतीय सेना और वायुसेना में करीब 340 महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन मिल चुका है। खबरें जारी हैं, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटम प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। और ताज़ा खबर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से आ रही है, जहां सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है, जिसमें अब तक 2 आतंकी मारे जा चुके हैं। मारे गए आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई है। अभी भी 2 से 3 और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। सेना के मुताबिक लोलाब के पुतशाही इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद आज सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान जारी था। तभी आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। और अब खबरें सूखे और जल संकट की। महाराष्ट्र के लातूर में अब तक ट्रेनों के जरिए करीब 70 लाख लीटर पानी लाया गया है, लेकिन अभी भी लोगों को पानी के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। हालात को देखते हुए उस्मानाबाद और अहमदनगर जिले में भी धारा 144 लगा दी गई है। इधर गुजरात में भी 450 गांवों को सूखा पीड़ित घोषित कर दिया गया है। पानी की बूंद बूंद को तरस रहे लातूर के लोगों के लिए बुधवार को जलदूत एक्सप्रेस 25 लाख लीटर पानी लेकर पहुंची। पहली बार 50 वैगन वाली ट्रेन से पानी पहुंचाया गया। इससे पहले 9 बार में 10 वैगन के जरिए 40 लाख लीटर पानी पहुंचाया गया था। आज तक हमें मेरे से 65 लाख पानी आया है। ट्रेन से हमें बहुत बड़ी राहत मिली है। ये कितने दिन में ये देंगे उसके ऊपर हमारा अगला डिपेंड रहेगा, लेकिन ये अगर पर डे देते हैं तो मैं आने वाले दिनों में हम लोगों को नल द्वारा पानी दे सकते हैं। लातूर के शहरी इलाकों में अभी 8 से 10 दिन में पीने का पानी सप्लाई किया जाता है। ग्रामीण इलाकों में हालात और ख़राब हैं। पानी के लिए लोगों को कई दिनों तक टैंकर्स का इंतजार करना पड़ता है। क्या है, कुछ नहीं होता उतने में। जानवर है हमारे पास, कम पैसे आए, क्या करना। पानी नहीं पीने को 4-4 दिन टैंकर नहीं आता पानी को। बीड़ में मांजरा नदी में बना बांध पूरा खाली हो गया है। यही हाल औरंगाबाद जिले के जयकवाड़ी बांध का है, जहां अब नाम मात्र पानी ही बचा है। लातूर, परभणी, बीड़ और औरंगाबाद के बाद अब उस्मानाबाद और अहमदनगर जिले में जल संकट के चलते धारा 144 लगानी पड़ी है। वाटर लेवल नीचे जा रहा है। 500-600 फुट नीचे गए तो भी पानी नहीं लग रहा। बोर को पानी नहीं लग रहा है।
तो ये इस वजह से मराठवाड़ा का डेजर्टिफिकेशन ऐसे ही चालू रहा तो डेजर्टिफिकेशन होने की पूरी उम्मीद है। इधर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद गुजरात सरकार ने सौराष्ट्र और कच्छ इलाके के 468 गांवों को आंशिक रूप से सूखा घोषित कर दिया है। इसके साथ ही राज्य में जल संकट से जूझ रहे गांवों की संख्या 1000 पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार का कहना है कि सूखा पीड़ित राज्यों को पूरी मदद पहुंचाई जा रही है। जितनी भी सहायता दे सकते हो राज्यों को उनको करो और अपनी तरफ से भी जो इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं वो लो। जो अभी तात्कालिक सूखा पड़ा है उससे मुकाबले के लिए, और अगले साल अगर ऐसी स्थितियां बने तो पहले से ऐसी स्थितियों के लिए तैयारी भी कर लो। इस मामले में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि गुजरात के अलावा देश के 10 राज्यों के 256 जिले भीषण सूखे की चपेट में हैं और 33 करोड़ लोग इस सूखे की चपेट में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मराठवाड़ा का उस्मानाबाद जिला भीषण सूखे की चपेट में है। पेयजल का संकट यहाँ बड़ी समस्या बन चुका है। हालात ये हैं कि पशुपालकों को जानवरों की प्यास बुझाने के लिए कैटल कैंप की शरण लेनी पड़ रही है। अब तक इस इलाके में 38 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। हमारी खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले का सरमकुंडी गांव, क्या बच्चे क्या बड़े, सबकी मुसीबत एक सी है। पीने का पानी जमा करना इन दिनों सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। गांव के ज्यादातर जल स्रोत सूख चुके हैं। करीब 4000 की आबादी वाले इस गांव के लोग बोरवेल से घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी ला रहे हैं। टैंकरों से पानी की सप्लाई फिलहाल शुरू नहीं हो पाई है, जिसे लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा है। पानी है अभी बाहर से लाना पड़ रहा, गांव के बाहर से दूर दूर से लोग गड्ढे भर के ला रहे। अभी पानी का बहुत प्रॉब्लम है। पानी बोले तो बोर भी है, वो बोर भी सूख गए, कुएं सूख गए, कुएं में पानी नहीं। पूरे पानी के लिए लोग परेशान है। अभी आसपास टैंकर वगैरह टैंकर का तो अभी तो नहीं है। 5 साल से सूखे ने किसानों की कमर तोड़ दी है। किसान कर्ज के बोझ से दबे हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं। लोगों के सामने जीवन मरण का प्रश्न है। बोरिंग का पानी भी सूखने लगा है। प्रशासन की लापरवाही से भी लोगों में निराशा है। जो प्रशासन है वो जितना चाहिए उतना लोगों को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। इसकी वजह से यहाँ हमारे गांव में भी 2 आत्महत्याएं हो चुकी है इससे पहले। अभी हम ग्राम पंचायत की तरफ से जितना लोगों को चाहिए उतना सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ऊपर का जो सपोर्ट हमें मिलना चाहिए वो कुछ नहीं मिल रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने बड़ी तादाद में कुओं नलकूपों का अधिग्रहण कर लिया है। लोगों को राहत देने की कोशिशें हो रही हैं। जिले में पशुओं के 88 कैंप हैं, जिनमें करीब 90,000 जानवर रखे गए हैं, लेकिन प्रशासन के सारे इंतजाम फिलहाल नाकाफी साबित हो रहे हैं। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, उस्मानाबाद। कांग्रेस ने देश के करीब आधे हिस्से में सूखे के संकट पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री से सूखा पीड़ित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि सरकार को सूखे का सामना कर रहे राज्यों को हर प्रकार की मदद उपलब्ध करानी चाहिए। पार्टी ने सूखा पीड़ित 3 लाख गांव में मनरेगा के तहत लोगों को काम मुहैया कराए जाने की भी मांग की। साथ ही कहा कि सूखा पीड़ित राज्यों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री सभी सूखाग्रस्त प्रांतों के मुख्यमंत्रियों की और अधिकारियों की बैठक बुलाएं और अगले घंटों और दिनों के अंदर जरूरी सभी मदद व्यक्तिगत तौर से सुनिश्चित करें। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक देश के ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी जारी है। पूर्वी राज्य ओडिशा के तितलागढ़ और सोनेपुर में पारा 46 डिग्री को पार कर गया है। झारखंड के जमशेदपुर में 45.2 डिग्री के साथ कल का दिन पिछले 5 साल में अप्रैल का सबसे गर्म दिन रहा। तो महाराष्ट्र के विदर्भ में 45 डिग्री सेल्सियस के साथ अकोला सबसे गर्म स्थान रहा। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में सबसे ज्यादा 45.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। तो राजस्थान में 41.1 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ कोटा सबसे गर्म जगह रही। हालांकि राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली में कल अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मंगलवार से 1 डिग्री कम था।
वहीं पंजाब हरियाणा के ज्यादातर इलाकों में भी तापमान 39 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। और अब बात कुछ और जरूरी खबरों की। भारत और चीन ने सीमा विवाद के शांतिपूर्ण हल के लिए बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई है। सीमा विवाद हल करने के तरीकों पर चर्चा के लिए चीन में आयोजित 19वें दौर की सालाना वार्ता के बाद दोनों देशों ने कहा कि निष्पक्ष, तर्कसंगत और परस्पर स्वीकार्य समाधान पर पहुंचने के लिए बातचीत जारी रखना जरूरी है। बैठक में भारत की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शिरकत की, जबकि चीन की तरफ से उनके समकक्ष यांग जीची शामिल हुए। दोनों देशों के बीच 3488 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसके स्पष्ट निर्धारण के लिए हर साल इस वार्ता का आयोजन होता है। जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को लेकर जारी तल्खी के बावजूद भारत और चीन के बीच हुई ये वार्ता काफी अहम मानी जा रही है। वार्ता से पहले चीन में मौजूद रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने भारत का रुख साफ किया था। उन्होंने कहा था कि वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर स्पष्टता होनी चाहिए। इक्वाडोर में बुधवार को भी भूकंप के 2 तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 6.1 और 6.3 मापी गई। उधर पिछले शनिवार को आए भूकंप से मरने वालों की तादाद 553 हो गई है। राहत और बचाव का काम तेजी से जारी है। शनिवार को आए भूकंप के बाद से अभी भी करीब 1700 लोग लापता हैं, जबकि 4500 से ज्यादा घायल हैं। अभी तक मलबे से 54 लोगों को जिंदा निकाला गया है। हजारों लोग बेघर हैं और खुले में सोने को मजबूर हैं। इस बीच राष्ट्रपति राफेल कोरिया ने कहा है कि अब मलबे में दबे लोगों के जिंदा बचने की उम्मीदें बहुत कम हैं। उन्होंने कहा कि बावजूद इसके शवों को भी जल्द निकाला जाना बहुत जरूरी है, वरना महामारी फैलने का खतरा होगा। यमन में शांति बहाली के लिए आज से कुवैत में वार्ता शुरू हो रही है। संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित इस वार्ता में यमन में गृह युद्ध खत्म करने और सऊदी गठबंधन सेनाओं की यमन से वापसी पर चर्चा होगी। ये वार्ता 18 तारीख को शुरू होनी थी, लेकिन राजधानी सना पर सऊदी गठबंधन के हवाई हमले के विरोध में हूथी शिया वार्ता से हट गए। पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह की प्रतिनिधिमंडल ने भी बातचीत में हिस्सा लेने से मना कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में यमन में शांति के लिए इससे पहले पिछले साल जून और दिसंबर में भी वार्ता हुई थी, लेकिन तब कोई हल नहीं निकल सका था। इधर सीरिया में शांति की कोशिशें जारी हैं। बुधवार को जिनेवा में सीरियाई सरकार के प्रतिनिधि ने राष्ट्रीय सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया। सीरिया सरकार के प्रमुख वार्ताकार बशर अल जाफरी ने कहा कि राष्ट्रपति बशर अल असद को हटाने की विपक्ष की मांग सरकार को स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि शांति बहाली के लिए एक राष्ट्रीय सरकार बनाई जा सकती है, जिसमें विद्रोहियों को जगह दी जा सकती है। हालांकि विद्रोही अभी भी राष्ट्रपति असद को हटाए बिना किसी समझौते के लिए राजी नहीं हैं। इस बीच सीरिया शांति वार्ता शुरू करने पर दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन पाई है। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा बुधवार को सऊदी अरब पहुंचे। यहां उन्होंने सऊदी अरब के सुल्तान शाह सलमान से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने पर बातचीत हुई। ईरान के साथ हुए परमाणु करार को लेकर दोनों देशों में भारी असहमति है। इसके अलावा अमेरिकी संसद के एक फैसले को लेकर भी दोनों देशों के बीच विवाद है। संसद ने 9/11 हमलों के पीड़ित परिवारों को यह हक दे दिया था कि वो सऊदी सरकार के खिलाफ दावा कर सके। इसके बाद सऊदी अरब अमेरिका से अपना निवेश खत्म करने और व्यापारिक रिश्ते तोड़ने की धमकी दे चुका है। हालांकि ओबामा ने भरोसा दिया है कि वो ऐसे किसी भी कानून को वीटो कर देंगे। ओबामा को यहां खाड़ी शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेना है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। पश्चिम बंगाल में तीसरे दौर के लिए 62 सीटों पर वोटिंग जारी। मतदान केंद्रों पर सुबह से भारी भीड़। 418 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद उत्तराखंड में सियासी सरगर्मी तेज। कांग्रेस विधायकों की राज्यपाल से मुलाकात का राष्ट्रपति शासन हटाने पर पहले मिले सरकार बनाने का मौका। विजय माल्या की मुश्किलें बढ़ी। चेक बाउंस मामले में दोषी करार। ताजा गैर जमानती वारंट जारी। 5 मई को सजा का ऐलान। बढ़ते पारे से गहराया सूखा संकट। कांग्रेस की पीड़ित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने की मांग।
केंद्र ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। ओडिशा के कई इलाकों में पारा 46 के पार। और कुपवाड़ा के लोलाब में मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। सुरक्षा बलों का अभियान जारी। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए लोकतंत्र।